गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा साम्राज्य के प्रशासन का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले हमने चोल साम्राज्य की कृषि और सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन किया था। आज हम इसके प्रशासन का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का या प्रशासन का विभाजन करते हुए ठीक ढंग से संचालन किया गया था चोल प्रशासन के अंतर्गत। पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियों का नाम शॉर्ट में क्या कहलाता था? उर कहलाता था। ये आप नाम नोट कर लेना। उर का क्या अर्थ है? किसानों की बस्तियां। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। बच्चों देखो, ध्यान से सुनो फिर से। किसान की बस्तियों को जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। किसानों की बस्तियां जो मतलब किसान बहुत ही संपन्न थे। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, जहां पर सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी ना। ऐसे गांव के जो समूह थे, मतलब 10-12 गांव के समूह जो इकट्ठे हो जाते थे, उसे नाडू के नाम से जाना जाता था। पहले उर किसानों की बस्तियां थी, फिर नाडू, नाडू का अर्थ था गांव का समूह। फिर है आगे ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्यों को भी करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेल्लाल एक प्रकार की जाति थी जो धनी किसानों से संबंधित थी। उसके द्वारा चोल सरकार, जो केंद्रीय चोल सरकार थी, उसके द्वारा नाडू जो गांव का समूह होता था, उसके कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। किस जाति को? बेल्लाल जाति को। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां प्रदान की थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे भूमि के प्रकार दिए हुए हैं। चोल साम्राज्य के अंतर्गत भूमि कई प्रकार की होती थी। कहीं दान दी हुई होती थी, कहीं किसानों की होती थी। तो उसके आधार पर हमारे द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है इस बॉक्स में। पहले भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। पहले नंबर की जो भूमि थी उसे बेलन बगाई के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो भूमि का प्रकार था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि ये होती थी। मतलब ब्राह्मण नहीं होता था, किसान जो होता था ना वो गैर ब्राह्मण होता था और उसकी भूमि जो होती थी उसे बेलन बगाई के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर की जो भूमि का प्रकार था वो था ब्राह्यदेव। ब्राह्यदेव मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्राह्यदेव के नाम से जानी जाती थी। तीसरे नंबर पर है शाला भोग। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान की जाती थी, उस भूमि को शाला भोग के नाम से जाना जाता है। पाठशाला कहते हैं ना अपन विद्यालयों को, उस भूमि को शाला भोग के नाम से जाना जाता था। चौथे नंबर पर जो है देवदान, तिरुनमट्टू ककनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी या तिरुनमट्टू ककनी कहा जाता था उसको, वहाँ की लोकल भाषा के अंतर्गत, स्थानीय भाषा के अंतर्गत। और पांचवें प्रकार की जो भूमि होती थी वो होती थी पल्ली चचंदम। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चचंदम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये 5 प्रकार भूमि के जो आपके दे रखे हैं, इस बॉक्स को आपको अपनी भाषा में अपनी कॉपी के अंदर काम करके उतारना है और याद भी करना है। आगे बढ़ते हैं हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी। प्रत्येक ब्राह्यदेह की देखरेख
प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते थे। ये है ना, नगरम क्या था? नगरम के अंतर्गत कौन आते थे? व्यापारियों के संघ जो थे, उन्हें नगरम के नाम से नगरम के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद इसमें दे रखा है बच्चों, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभाओं में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जैसे लॉटरी पद्धति में हम करते हैं ना, एक जार के अंदर या एक बॉक्स के अंदर सबके नाम की चिट डाल देते हैं और एक जितने मेंबर निकालने होते हैं उतनी चिटों को निकालकर समिति का गठन कर लेते हैं। आगे दे रखा है बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसे अभिलेख या लिखित सामग्री के नाम से दिया गया है। यहाँ पर अभिलेख और लिखित सामग्री के अंतर्गत यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का बताया गया है। जो सभाओं का निर्माण किया जाता था प्रशासनिक कार्यों के लिए, उन सभाओं के अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या उनकी शक्तियाँ थी, उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी मिलेगी हमें। चोल साम्राज्य के अंतर्गत ही हम ये सारा चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए पहले नंबर का पॉइंट दे रखा है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व को वसूला जाता है। दूसरे नंबर पर उसके अंतर्गत दूसरी जो होती है उसकी सदस्यता के लिए अनिवार्य शर्त, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी शर्त उसके अंतर्गत है उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष की बीच में ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद दे रखा है कि नेक्स्ट शर्त के अंतर्गत उसके अंतर्गत दे रखा है कि वह उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फिर दे रखा है उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फिर दे रखा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अब सभा में की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, यदि वो पहले से ही किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य अब नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। साधारण पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में इन अभिलेखों में कोई जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण मिला है, उसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बच्चों। 12वीं शताब्दी, ये लाइन नोट कर लेना, 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरिया पूर्णम का जो नाम दे रखा है ना, ये हमारे नोट कर लेना। आगे अब इस उदाहरण को हम पढ़ रहे हैं। इसमें दे रखा है अडनूर की सरहदों पर फूस जो ये घास फूस होती है ना, कि पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। एक पुलाया किसे कहते हैं? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण
और बैलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। समाज के बाहर मतलब जैसे हमारे जाति के अंतर्गत वैश्य, क्षत्रिय और क्या कहते हैं ब्राह्मण और शूद्र होते हैं ना, तो शूद्रों को समाज के बाहर रहना पड़ता है और सारे खराब काम जो गंदे काम होते हैं वो करने पड़ते थे। इस तरह की से ये जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले गांव थे, लोग थे, जिन्हें पुलाया के नाम से जाना जाता था। ये पुलाया जो थे, इसमें इन्हें समाज से बाहर रहना पड़ता था या इन्हें समाज के बाहर माना जाता था। किनके द्वारा? ब्राह्मणों और बैलाल प्रतिष्ठित समाज के द्वारा। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। इस उदाहरण में बताया गया है कि यहाँ पर जो ये जो लोग थे जो इस पुलाया नामक क्षेत्र में रहते थे, वो ऊंचे किस्म के पेशों से जुटे हुए थे और वो खेतीहर मजदूर भी होते थे। चमड़े की पत्तियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के अहातों में छोटे छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते हैं। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया या बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी थी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, उनके पहनावे, उनके साथ जो पशु पक्षी रहते थे, उनका जो डेली रूटीन था, दैनिक दिनचर्या थी, उससे संबंधित इस उदाहरण में सामान्य जानकारी हमें प्रदान की गई है। और ये कौन सी तमिल भाषा की एक कृति है, पेरिया पूर्णम, उससे ये हमें मिला है। 12वीं शताब्दी की ये तमिल कृति है पेरिया पूर्णम, उससे ये उदाहरण हमें पढ़ने को मिला है कि उस समय के इन लोगों की, सामान्य लोगों की क्या स्थिति पाई जाती थी। फिर यहाँ 2 बॉक्स बने हुए हैं बच्चों, इसको भी हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियाँ उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि पहले ही इन्हें जात बाहर या समाज के बाहर कर दिया गया था। तो बच्चों फिर क्या उस अपने द्वारा जो अपनी अच्छी अच्छी बातों को ये दर्शाना चाहते थे अभिलेखों में, उनमें ऐसे लोगों का और इनके रहन सहन और इनकी आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का ये लोग वर्णन नहीं करते होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, तांग वंश के युग का चीन की स्थिति पर हम पहुंच गए। यहाँ पर लास्ट में ये मतलब कंपैरिजन के आधार पर हम देख रहे हैं कि एक तो हमने भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत चोल साम्राज्य का अध्ययन किया है और उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत हमारे द्वारा चीन जैसे बड़े देश के अंतर्गत तांग वंश जो था उसकी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई है। चीन में तांग राजवंश के अंतर्गत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आते जाते रहते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। जैसे आजकल हमारे होती है ना, आरपीएससी से सेलेक्ट होते हैं या यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं या कोई भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है,
यहाँ जो ये तांग वंश था और इनका जो साम्राज्य था, इसमें जो भी नौकरी प्राप्त हो, जो भी नौकरशाही थी, जो भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता था, उसे परीक्षाओं को पास करके ही वह व्यक्ति उस पद पर बैठ पाता था। और कब था ये? जब 7वीं से 10वीं सदी, जब भारत के अंदर केवल जाति के आधार पर ही पैतृक रूप से संपत्ति मिलती थी, पद मिलते थे, उस समय चीन के संस्कृति में तांग वंश आया और उसने इस तरह से अपने प्रशासनिक पदों का वितरण किया था। हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा मतलब वंशों का महत्व था या वंशावली चल रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो पैतृक रूप से विरासत के रूप में पद मिल रहे थे। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, सेकंड चैप्टर। अब हमारे द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।